देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डिस्कवरर पर और उनके अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कौन सा वो एक्सपेरिमेंट था, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, एटम के मॉडल किस किस वैज्ञानिक ने दिए और उनके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे। आज के इस टॉपिक का नाम है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है। किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। देखिए पहले समझिएगा, एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी। एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम पड़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पड़ा था। तो एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी, उसका नाम पड़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा कि जो एटम है वो कैसा है? इनडिविजिबल है। एटम कैसा है? इनडिविजिबल, इंडिविजिबल, इनडिविजिबल है। एटम कैसा है? इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब होता है एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। या कहीं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने यह कहा कि एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। मगर 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने पाया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने यह पाया कि एटम को भी फर्दर तोड़ा जा सकता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में। किसमें तोड़ा जा सकता है? तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में। और वो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कौन है? न्यूट्रॉन है। इस पॉइंट को समझिएगा। पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम जॉन डाल्टन था। उन्होंने एक थ्योरी दी और जिस थ्योरी का नाम पड़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, या कहीं कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। बट 19वीं सेंचुरी के एंड में वैज्ञानिकों ने पाया, 19वीं सेंचुरी के एंड में वैज्ञानिकों ने पाया कि भाई एटम को भी फर्दर तोड़ा जा सकता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। तो वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि एटम को भी तीन फंडामेंटल पार्टिकल में तोड़ा जा सकता है? तो उसमें जे थॉमसन था। कौन थे? रदरफोर्ड थे, बोर थे और भी बहुत सारे जाने माने वैज्ञानिक एटम के ऊपर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। देखिए जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन है, आप बताइए एटम कितने फंडामेंटल पार्टिकल से बना है? तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन है और तीसरे का नाम क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। पहली बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा है इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते ई नेगेटिव से। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिवली चार्ज क्या है? पार्टिकल है। कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, या कहें कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया एक जाने माने वैज्ञानिक ने, और उस वैज्ञानिक का नाम था सर जे थॉमसन था। क्या नाम था? सर जे थॉमसन। तो सर जे थॉमसन ने किया। और कब हुई ये डिस्कवरी? ये डिस्कवरी हुई थी
97। और जिस एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवरी हुई उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। अब जे थॉमसन की फुल फॉर्म देखिए। जे से बनता है जोसफ या जॉन, जे से बना जॉन, जे से बना जोसफ और थॉमसन, तो इसका नाम है जॉन जोसफ थॉमसन। क्या नाम है? जॉन जोसफ थॉमसन। तो इसको शॉर्ट में हम लोग जे थॉमसन कहते हैं। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई सर जे थॉमसन के द्वारा, और जिस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने यूज किया था या जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसका नाम था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर जे थॉमसन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम रहता है। कितना रहता है? 19 कूलाम में। अभी ये जो चार्ज था किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसको मेजर्ड किया, इसको नापा या इसको मेजर किया एक साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट का नाम था R.A. मिलिकन या R.A. मिलिकन या रॉबर्ट मिलिकन। तो रॉबर्ट मिलिकन ने किया। इसको शॉर्ट में हम लोग R. मिलिकन भी कहते हैं, तो R. मिलिकन कहते हैं। और जिस एक्सपेरिमेंट से चार्ज पता करा गया उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। समझिएगा। देखिए भाई, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो इसको मेजर किया एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम था रॉबर्ट मिलिकन। ये शॉर्ट में हम इसको R. मिलिकन कहते हैं। और जिस एक्सपेरिमेंट से ये चार्ज पता करा गया उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना मास होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होता है। तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम होता है। यदि हम इसको केजी में देखें तो केजी में 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजी हो जाता है। अब कहेंगे कि सर इधर तो ग्राम और केजी है, मतलब बहुत ज़्यादा मास होगा। भैया आप पावर को देखिए, तो पावर किस में आ रही है साहब? नेगेटिव में आ रही है। तो पावर यदि नेगेटिव में आ रही है तो ये मास बहुत छोटा है, या कहें कि ये जो वैल्यू है, ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है, ये बहुत कम वैल्यू है। इतना कम मास है, ये नेग्लिजिबल मास है, ना के बराबर मास है। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत छोटा होता है। और कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, या कहें कि 9.11 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। इसके बाद जो था नेक्स्ट जो प्रोटॉन था। अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है ना एटम, इलेक्ट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना और न्यूट्रॉन से बना है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते E नेगेटिव से, तो E बता रहा है इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव बता रहा है कि नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, पार्टिकल होता है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट ने
जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन था। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन था। तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी और जिस एक्सपेरिमेंट से ये डिस्कवरी हुई थी उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैनाल रे। क्या नाम था बोलो? कैनाल रे डिस्चार्ज, कैनाल रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैनाल रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, या हम लोग इसको एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो देखिएगा, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को खोजा एक जाने माने वैज्ञानिक ने, जिस वैज्ञानिक का नाम था ई गोल्डस्टीन, और जिस एक्सपेरिमेंट से खोजा उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैनाल रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था? कैनाल रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। तो अभी हम लोग और आगे चलते हैं और अगले, ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, तो बताइए इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? जे थॉमसन ने खोजा। कौन से एक्सपेरिमेंट से खोजा? क्या नाम था एक्सपेरिमेंट का? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कई बार हम सिंपली इसको कह देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने खोजा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है। कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। किसने कैलकुलेट करा ये चार्ज? R.M. मिलेकन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने करा है। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो मास होता है, चार्ज देख लेते हैं। जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर होता है। तो चार्ज जो होता है प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज रहता है, वो कितना रहता है? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ही रहता है। देखिए, प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे है, बट दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में लेते हैं और प्रोटॉन में किस में लेते हैं? विद पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, क्योंकि भाई जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, या कहें कि एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो चार्ज जो है प्रोटॉन पर 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होते हैं। इसको पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं और उसको नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग आगे, जो मास है, जो मास ऑफ किसका है? प्रोटॉन का मास होता है। तो प्रोटॉन पे मास देखते हैं। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं केजी में 1.67 इंटू 10 की पावर -27 क्या होता है? केजी होता है। तो प्रोटॉन पे मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, और केजी में ले तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी रहते हैं। अब जो प्रोटॉन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज क्या है? पार्टिकल। तो प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P क्या बता रहा है यहाँ पर? प्रोटॉन बता रहा है। और पॉजिटिव क्यों लगाया है? क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो हम लोग इसको P पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, जो न्यूट्रॉन है, भाई 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन ले रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज करी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट ने। उस साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक था। जेम्स चैडविक था, जेम्स चैडविक था। और जेम्स चैडविक भी नोबेल प्राइज विनर था। कैसा था? नोबेल प्राइज विनर था। तो न्यूट्रॉन की खोज पर इसको क्या मिला?
नोबेल प्राइज मिला। किसको मिला नोबेल प्राइज? जेम्स चैडविक को मिला। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस एक्सपेरिमेंट से इसने न्यूट्रॉन को खोजा, तो क्या था एक्सपेरिमेंट? बम्बार्डमेंट या बम्बार्डेड क्या था बोलिएगा? बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट, बम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट, bombarded some light element, bombarded some light element with fast moving alpha particles होते, with fast moving alpha particles होते। तो देखिएगा क्या है, समझिएगा, ये इनका क्या था? एक्सपेरिमेंट था। देखिए जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, और इस डिस्कवरी पर जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला। और जिस एक्सपेरिमेंट से ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में जेम्स चैडविक बम्बार्डेड करा रहे थे, ये बम्बार्डमेंट करा रहे थे, विस्फोट करा रहे थे कुछ लाइट एलिमेंट का। किसके साथ? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के साथ। तो जैसे उन्होंने विस्फोट कराया या बम्बार्डमेंट कराया लाइट एलिमेंट का फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के साथ, तो कुछ नए पार्टिकल एमिट होके आए या कुछ नए पार्टिकल निकल के आए, और उन नए पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, और उन नए पार्टिकल्स को ही जेम्स चैडविक ने नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। तो बताइए न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। नोबेल प्राइज विनर है। एक्सपेरिमेंट में क्या करा इन्होंने? बम्बार्डमेंट करा, विस्फोट करा। किसका? कुछ लाइट एलिमेंट का। किसके साथ? फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही बम्बार्डमेंट करा, तो उससे कुछ नए पार्टिकल्स निकल के आए, और उन नए पार्टिकल्स के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थे। तो उन्हीं पार्टिकल्स का नाम दे दिया जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया है? न्यूट्रॉन दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्या है? जो न्यूट्रॉन होता है या मास ऑफ न्यूट्रॉन कहें कि जो मास है, किसके ऊपर मास है? न्यूट्रॉन के ऊपर। जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितना रहता है? तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी रहता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर कहें हम लोग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg रहता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे विद्यार्थियों कि भाई जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो जो मास प्रोटॉन का होता है वही मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का भी वही मास होता है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब आप बताइए, जो एटम है, एटम का जो सेंटर होता है, एटम का जो सेंटर होता है, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। तो एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। और याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा N+p होते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा न्यूट्रॉन और कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। तो एटम के सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड होता है। सराउंडेड का मतलब घिरा रहता है। न्यूक्लियस किससे घिरा रहता है? न्यूक्लियस सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है? किससे घिरा रहता है? शेल से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? शेल से घिरा रहता है। या कहें कि हम लोग और सेल का दूसरा नाम यहां और क्या कह सकते हैं? एनर्जी लेवल से घिरा रहता है। या फिर हम लोग ऑर्बिट भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियस है इज सराउंडेड बाय, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय शेल। न्यूक्लियस घिरा है किससे, शेल से। ये ऐसे कहें कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन है, शेल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एनर्जी लेवल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कौन है, ऑर्बिट है। कौन है, ऑर्बिट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो शेल है, जो शेल है या एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, इनको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं। इनको क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेड करते हैं। इनको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं या तो किससे करते हैं, के से, एल से, एम से, एन से, और इस तरह से हम आगे तक चल सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 और इस तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शेल है, ये एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, इज रिप्रेजेंटेड बाय KLMN या फिर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, आगे कहीं तक भी चल सकते हैं। ये भी बात याद रखना कि जो शेल काउंट होती है किसी भी एटम की, वो इनवर्ड टू आउटवर्ड काउंट होती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ होती है। तो पहली शेल का जो नाम होता है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज होती है, उसका नाम K होता है, फिर उसके बाद L है, फिर उसके बाद M है और N है, या फिर आप 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम लोग रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स पर बात करेंगे। चलिएगा, तो बताइए एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन प्रेजेंट होती है, शेल। शेल को हम लोग क्या कहते हैं, और एनर्जी लेवल, या फिर और क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अब बताइए कि शेल जो होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 2 3 4 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। और किसी भी एटम की जो शेल होती है वो काउंट होती है इनवर्ड टू आउटवर्ड होते हैं, मतलब अंदर से हम लोग किधर को काउंट करते हैं, उनको बाहर की तरफ को काउंट करते हैं। चलिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को जो डिस्कवर्ड किया एक जाने माने वैज्ञानिक ने, जो अद्भुत बुद्धिमान थे, जिसका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड, ऐसे इनका पूरा नाम जो है वो अर्निस्ट रदरफोर्ड है। क्या है, अर्निस्ट, ERNEST, अर्निस्ट रदरफोर्ड है। और जिस एक्सपेरिमेंट का इन्होंने यूज करा न्यूक्लियस को खोजने में, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। क्या नाम था बोलो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो मेरे को बताइए भाई, न्यूक्लियस को किसने खोजा, रदरफोर्ड ने खोजा। नाम पूरा क्या है, अर्निस्ट रदरफोर्ड। कौन से एक्सपेरिमेंट से खोजा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने यहाँ पर अल्फा रे यूज करी थी, और जो मेटल यूज करा था इन्होंने यूज करी थी गोल्ड फॉइल। क्या यूज करी थी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल यूज करी थी। तो गोल्ड फॉइल यूज करी थी, तो बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल यूज करी थी, और उसके ऊपर इन्होंने अल्फा रेज को क्या करा था, डाला था। तो किसको डाला था, अल्फा रेज को डाला था। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, तो फिर एटम के ऊपर मॉडल दिए गए। क्या दिए गए, एटम के मॉडल दिए गए। पूरी दुनिया को समझाया गया कि भाई एटम इस तरीके का होता है। तो जो फर्स्ट मॉडल था एटम का, जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम था, जो फर्स्ट मॉडल था किसका, एटम। जो पहला मॉडल था एटम का वो दिया किसने, सर जे किसने दिया, सर जे थॉमसन ने दिया। तो पहला मॉडल ऑफ एटम किसने दिया, सर जे थॉमसन ने दिया। और जिस मॉडल का नाम रखा गया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम,
थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम होता है। तो समझिएगा, एटम के ऊपर जो पहला मॉडल दिया गया था दुनिया में, वो सर जे थॉमसन ने दिया था, जोसेफ जॉन थॉमसन ने दिया था, और इस मॉडल को बोला गया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था। थॉमसन साहब जी ने अपने मॉडल को कंपेयर किया वाटरमेलन से, तो कई बार ये वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहलाया। क्या कहलाया? वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहलाया। तो बताइएगा, तो पहला मॉडल एटम का किसने दिया? सर जे थॉमसन ने दिया। क्या कहलाया ये मॉडल? पहला थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहलाया। तो वाटरमेलन से इसने अपने मॉडल को कंपेयर किया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है। तो क्या था ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि किसने क्या खोजा और कौन कौन से मॉडल दिए थे और किस वैज्ञानिक ने दिए थे। देखिए, जो सेकंड है, जो सेकंड मॉडल ऑफ एटम था, जो सेकंड मॉडल ऑफ एटम था, वो दिया किसने? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड का पूरा नाम है अर्निस्ट रदरफोर्ड होता है। तो क्या है? अर्निस्ट रदरफोर्ड ने दिया। और जो ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने या अर्निस्ट रदरफोर्ड ने, तो इस मॉडल का नाम पड़ा, उनके नाम के ही नाम पर इस मॉडल का नाम पड़ा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पड़ा। क्या पड़ा? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पड़ा। और इन्होंने अपने मॉडल को कंपेयर किया सोलर सिस्टम से, तो इसलिए इनका मॉडल कई बार ये भी कहलाया सोलर सिस्टम मॉडल। क्या कहलाया? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम भी कहलाया। क्या कहलाया? सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एन एटम भी कहलाया। इन्होंने क्या कहा कि देखिए, एटम बिल्कुल ऐसा है जैसा सोलर सिस्टम होता है। जैसे सोलर सिस्टम जो होता है, उसके सेंटर में कौन है? सन है, सूरज है। और उस सूरज की चक्कर कौन लगा रहे हैं? प्लैनेट्स लगा रहे हैं, ग्रह लगा रहे हैं। तो उसने बोला एटम भी ऐसा ही होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमते रहते? कौन चक्कर लगाते रहते? इलेक्ट्रॉन लगाते रहते हैं। तो इसलिए इनका मॉडल सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी कुछ वक्त तक कहलाया। तो दूसरा मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था। हालांकि ये दोनों मॉडल कुछ समय के बाद रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि इनके बहुत सारे ड्रॉ बैक थे। अर्निस्ट जो रदरफोर्ड है, ये भी नोबेल प्राइज विनर है। क्या है? नोबेल प्राइज के विनर है। तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है। क्या है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो नोबेल प्राइज विनर है। नेक्स्ट जो मॉडल था, जो थर्ड मॉडल और फेमस मॉडल था, देखिए ऐसा नहीं कि 3-4 मॉडल ही दिए गए हैं, इसके बीच में भी एटम के बहुत सारे मॉडल आए, मगर वो मॉडल किसी वजह से बहुत फेमस नहीं हुए, तो इसीलिए उन वैज्ञानिकों की जो खोजें थी वो बीच में ही दब गई। कहने का मतलब है कि उन वैज्ञानिकों की डिस्कवरी का कोई या उन मॉडल का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। तो ये फेमस वैज्ञानिक थे, बहुत ज़्यादा दुनिया में इनका नाम था, तो इसलिए इनके मॉडल पे ही चर्चा होती है। जो तीसरा और फेमस मॉडल रहा, जो थर्ड मॉडल ऑफ एटम था, थर्ड मॉडल ऑफ एटम था, जो थर्ड मॉडल था एटम का, वो दिया किसने? नील बोर ने दिया। किसने दिया? नील बोर ने दिया, या सिंपल हम इसको बोर्स मॉडल भी बोर्स ने कह देते हैं। तो नील बोर्स ने दिया, तो इसलिए इस मॉडल का दूसरा नाम पड़ा बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पड़ा। क्या पड़ा इसका नाम? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पड़ा। बोर्स मॉडल ऑफ एटम पड़ा। क्या पड़ा? बोर्स मॉडल ऑफ एटम पड़ा। तो ये बोर मॉडल ऑफ एटम कहलाया। काफ़ी वक्त तक बोर का मॉडल एक्सेप्टेड रहा, और बोर का मॉडल करीबन बहुत हद तक क्या था? सही भी था। इन दोनों वैज्ञानिकों के मॉडल तो रिजेक्ट कर दिए गए थे, क्योंकि इनके मॉडल के साथ बहुत सारी क्या थी? ड्रॉबैक्स थे या बहुत सारी लिमिटेशंस थी। बोर का मॉडल लंबे वक्त तक दुनिया में चला, और ठीक है, इसको एक्सेप्ट हुआ। अब जो फोर्थ है और फाइनल जो मॉडल है, जो फोर्थ है मॉडल है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल एटम की पूरी शेप को डिस्टर्ब कर देता है। अब ये कहता है कि एटम की जो शेप होती है वो पता नहीं कैसी होती। जो फोर्थ मॉडल ऑफ एटम है, जो चौथा मॉडल है एटम का, जो फोर्थ मॉडल ऑफ एटम है, यह हम कह सकते हैं जो फाइनल मॉडल है। फाइनल का मतलब ऐसा नहीं कि फाइनल है, अभी तक के लिए फाइनल है। जो फाइनल मॉडल है किसका? एटम का। तो फाइनल जो मॉडल है एटम का, ये किसने दिया? फाइनल जो मॉडल ऑफ एटम था या फोर्थ मॉडल ऑफ एटम था, उसका नाम पड़ा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पड़ा है। क्या पड़ा है बोलिएगा? क्वांटम मैकेनिक्स
क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ क्या पढ़ा है, एटम पढ़ा है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम इसका नाम पड़ा। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम था ये दिया था एरविन स्क्रॉडिंजर ने। हालांकि खाली एरविन स्क्रॉडिंजर ने नहीं दिया, इस मॉडल में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट करा है। तो मतलब बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मिलकर ही क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम दिया है। बट जो मेन हेड था, ये मेन लीडर था, वो कौन था, एरविन स्क्रॉडिंजर था। कौन था, एरविन। तो ये जो मॉडल था वो किसने दिया, एरविन। ऐसे और भी बहुत वैज्ञानिक है, एरविन स्क्रॉडिंजर था। तो एरविन स्क्रॉडिंजर था, इन्होंने ये मॉडल दिया। फाइनल मॉडल था और चौथा मॉडल था, और इनको इस मॉडल के ऊपर क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। यही मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है। इसने ही कह दिया है, इसी मॉडल ने बताया है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक मैटर की तरह बिहेव नहीं करता या पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक वेव्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो चौथा जो और फाइनल मॉडल है, इस वक्त के लिए जो फाइनल मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम है। एरविन स्क्रॉडिंजर ने, ERWIN, एरविन स्क्रॉडिंजर ने ये मॉडल दिया। हालांकि इस मॉडल में और भी बहुत सारे वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे। एरविन स्क्रॉडिंजर को नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने अलग अलग डिस्कवरर पढ़े और उनके अलग अलग क्या पढ़े, एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं। तो यहाँ से आप इसको देखिएगा, फिर हम एक एक एक्सपेरिमेंट पर क्या करेंगे, बात करेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे उस चीज़ों को खोजा गया है। तो आज के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को क्या आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।